हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों मैंने आपको पिछले टॉपिक में जैन धर्म के विषय में यानी कि जैनिज्म के विषय में पूरा बताया था और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म जब खत्म हो रहा था तो उस टाइम बताया था कि मौर्य काल, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो मौर्य काल रहेगा, मॉडर्न एरा। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि मौर्य काल में क्या है कि हमारे जो एंशिएंट भारत में एक बड़ा चेंजमेंट लाया था। जो सबसे पहला सेंट्रलाइजेशन हम लोग देखते हैं, केंद्रीकरण, एक अच्छी सुव्यवस्था, वो कहाँ आई थी? वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। तो इसलिए जो मौर्य काल है वो किस तरीके से आ रहा है, कैसे इसकी डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम, तो उसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल जो है आपका वो 320 बीसी से 185 बीसी यानी कि 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच की घटना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, देखिए मौर्य काल का आप देखिए जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है यानी कि जो सेंटर है आपका, ये केंद्र, वो क्या है? वो है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक। आपका जो मेन सेंटर है इस समय वो है आपका पाटलिपुत्र, यानी कि देखा जाए तो मगध। ठीक, क्योंकि मगध की, आपको पता था कि मगध की राजधानी जो जयवज्र है उसने पाटलिपुत्र बनाई थी, तो मगध यानी की बात हो गई। इसको लिखते जाइए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं किस तरीके से मैं आपका रिलेट करूंगा कि कहां से मौर्य काल आपका डेवलपमेंट हो रहा है और आपकी आखिर ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इसको मैं कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इसका जो सेंटर है मौर्य काल का वो पाटलिपुत्र। देखा जाए तो पहले मगध लीजिए कि मगध सेंटर इसका रहेगा। ठीक, मगध की ही राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो इतना तो आप पहले लिख लीजिए। ठीक, पाटलिपुत्र, मगध। और अगर मॉडर्न में देखें इस समय तो पटना वाला क्षेत्र, बिहार का ही तो क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है। अगर मैप देखा जाए तो जैसे कि इस तरीके से अगर आपका इंडिया है आज की डेट में, अगर मैं देखूं ये आपको भूटान मान लीजिए इस टाइप से है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए भारत है आपका, तो यूपी आपका इधर से कुछ है यहाँ तक, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, बिहार। तो बिहार वाला ही क्षेत्र बेसिकली आपका मगध है, ऐसे समझ लीजिए। और मगध बिहार में ही क्या, बिहार का राजधानी पटना है। तो इसीलिए पटना या मगध या पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ये आपकी क्या हो गई? मगध की राजधानी थी, पटना। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, फिर कहानी में आगे बताऊं, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। अच्छा, ये तो आपका फर्स्ट सेंटर हो गया, पहला केंद्र। अब देखिए मौर्य काल की घटना का जो सेकंड केंद्र है, सेकंड केंद्र जो है वो आपका तक्षशिला, तक्षशिला, पेशावर पाकिस्तान। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान। देखिए ये जो मैंने चीजें हैं ये महाजनपद में मैंने आपको पढ़ाई हुई है। कहां पर तक्षशिला था? अगर देखा जाए तो ये इंडिया मैप है, तो तक्षशिला का जो पेशावर पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका कहीं पर तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला इधर था। ठीक, अगर क्लियर देखा जाए इधर, बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें नहीं, तो ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला जो रीजन है वो तक्षशिला का। ठीक, और ये आपका मगध का। तो मौर्य काल का जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं इसका इससे आपस में रिलेशन है, समझ रहे हैं? इस तरीके से जो आपको मैंने मेन दो सेंटर बताए हैं, पहला जो केंद्र है इसका वो है आपका मगध यानी कि पाटलिपुत्र,
या आप पटना बोल दीजिए, ठीक, एक ही चीज है उसमें। इधर सेकंड केंद्र है वो तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान है। इसकी मैं दोनों की अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ केंद्र, क्योंकि इसका भी कहानी आपको बाकायदा स्टोरी आपको मिलेगी, ठीक। अच्छा, तो ये दो दो चीजें ये होंगी आपकी, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, इतना लिख गया। अब देखिए अभी तक हुआ क्या क्या है। देखिए हम लोग जो है इस टाइम 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में आ चुके हैं। अगर हम लोग 600 बीसी की बात करते हैं, 600 बीसी की बात करें, ठीक है, की बात करें, तो क्या क्या हो चुका है। इस टाइम जो मगध का राजा था, मैंने आपको बताया था मगध का राजा था, वो किस वंश का था? हर्यक वंश। जिसको मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या थी? पितृहंता वंश इसको कहा गया था। यानी कि हर मतलब कि बेटा जो था वो पिता को मार करके ही या जेल पहुंचाकर, मतलब पूरा दुर्व्यवहार के माध्यम से ही जो बेटा था वो पिता से शासन छीन रहा था, इसलिए इसको पितृहंता, पिता की एक तरीके से हत्या हो रही है। उसको अंत माने होता परेशान करना, उसको कष्ट देना, ठीक। तो मगध का जो राजा है उस समय हर्यक वंश का है, ठीक। और ये जो राजा है इस टाइम वो कौन है? बिंबिसार है। ओके, उस समय जो राजा है वो बिंबिसार है आपका। और इसका जो पुत्र है वो अजात शत्रु है। अजात शत्रु, ये भी पढ़ा था। और इसका जो पुत्र है वो उदयभद्र है। क्लियर? ये पुत्र है, पुत्र लिखा, ठीक है, पुत्र बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयभद्र। तो ये घटना क्या हो रही है? उस समय मगध का राजा है, उस समय हर्यक वंश चल रहा था 600 बीसी में, ऐसा था। और फिर वहीं पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक तो ये हुआ, फिर सेकंड लोग फिर क्या आते हैं यहाँ पर, आपके आया है यहाँ पर जो पहला तो आपका बिंबिसार, इनका पूरा वंश आ गया। फिर आएगा एक शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश में मैंने आपको कब बताया था? अभी मैंने जब बौद्धिज्म करा रहा था तो उसमें जो संगीत थी, तो जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी उस टाइम मैंने आपको इस कालाशोक के विषय में बताया था, वो शिशुनाग वंश से रिलेटेड था, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि कालाशोक जो है, कालाशोक का जो नाई था, ठीक, इसका जो नाई था जिसका नाम था क्या? अग्रसेन। जो कालाशोक का जो नाई था वो अग्रसेन, ठीक। तो इसी का यही जो अग्रसेन, अग्रसेन प्लस कालाशोक वाइफ, मैंने आपको बताया था कालाशोक की जो वाइफ थी, इनके इनसे जो मिल करके जो संतान उत्पन्न हुई, संतान बनी, वो नंद वंश की संतान का जन्म हुआ। नंद वंश की संतानें कहलाई। यानी कि जो अग्रसेन है और प्लस कालाशोक की वाइफ थी, देखिए वाइफ थी और उसका क्या था संबंध, और उसके ही नाई से उसका संबंध था, ठीक है। तो उससे बच्चे पैदा जो हो रहे हैं वो संतानें क्या हैं? वो नंद वंश की कहलाई। और इसमें जो मैं मौर्य काल के विषय में बताऊंगा उसमें मेन नंद वंश का ही चंद्रगुप्त मौर्य का आपस में लेना देना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी नंद वंश की संतानें बन रही है। ये 9 थी, ऐसा समझिए कि ये कितनी थी टोटल? 9 संतानें थी, 9 संतानें, जिसको आल्सो इनको कहा गया, आल्सो कार्ड बोलिए नवनंद। ये लिख लीजिए इसको, नवनंद। इसी में ही आपके दो प्रमुख शासक हुए हैं। प्रथम शासक जो है, जो पहला शासक है वो घनानंद है, अंतिम शासक है, अंतिम शासक है
वो महापद्मनंद। ओके, घनानंद और महापद्मनंद, ये दो शासकों की, बेसिकली दो ही शासक इसमें प्रमुख रूप से कार्य कर पाए हैं इस नवनंद, मतलब कि नवनंद यानी 9 संतानों में, यानी कि नंद वंश में केवल दो ही शासक थे जिनका एक इतिहास बनकर तैयार हुआ। कैसे आ रहे हैं आपको मैंने बता रहा हूं, ठीक है, किस तरीके से नंद वंश आया है, इसलिए मैं 600 बीसी की बात कर रहा हूं कि जो आपका कालाशोक की वाइफ है और उसका जो नाई है, उन दोनों का आपसी संबंध होता है और जो संतानें पैदा होती है वो नवनंद कहलाती है, क्योंकि 9 संतानें थी और वो नवनंद है, जिसमें दो शासक प्रमुख हुए नंदवंश से, जो कि पहला था आपका, क्या था, पहला था आपका घनानंद और दूसरा था महापद्मनंद। इतना नोट करिए। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, जो नंद है इनको बड़ा ही क्या कहते हैं, अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसमें नंद को बड़ा ही बुरा भला कहा गया, ऐसे समझिए, क्योंकि जो नंद है इनको बताते हैं लोग शूद्र थे। आप जानते हैं कि शूद्र की कंडीशन उस टाइम पे क्या रही थी। वैसे तो ऋग्वेद के बाद शूद्र की कंडीशन बनने लगी थी, उत्तर वैदिक काल में आते आते फिर ये बिगड़ती इतनी चली गई थी कि आप देख सकते हो कि नंद वंश है, पूरा राज्य आ चुका है, लेकिन नंद को अच्छा नहीं कहा जा रहा, बता रहे हैं लोग शुद्ध थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये लोग शूद्र इनको कहा गया, इस वजह से इनको बड़ा ही बुरा भला कहा गया है। इसमें जो आपके साहित्य है, ठीक, मैथोलॉजिकल लिटरेचर जो है उसमें इसको ऐसा बताया गया है। अब एक चीज और नोट कर लीजिए, ऋग्वेद में जो आपका मगध है, जो आपका मगध है, पूरा मगध जो है, मगध पूर्ण यानी होल, ठीक, होल पूर्ण, पूरा मगध है, इसको क्या कहा गया है, कीकट कहा गया है। और बिहार को, बिहार को या मगध को क्या कहा गया है, कीकट कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया है तो उसको कीकट कहा गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा कहानी चूंकि बता रहा हूं मैं, आपस में आपको पता है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो थोड़ा रिलेट जरूर करता हूं, अगर रिलेट नहीं होगा तो चीज समझ में नहीं आएगी, और उसको आज की परिस्थिति से फिलहाल जोड़ने की कोशिश करता हूं ताकि आप उस कंडीशन को आज से जोड़कर देख सके और आपका हिस्ट्री के प्रति जो एक तरीके से मिथ बैठा रखा है सबने कि इसको पढ़ने का बड़ा बोरिंग होता है, बड़ा नींद आती है, तो उस चीज को तोड़ने के लिए कोशिश यही है मेरी कि आपको कहानी के हिसाब से और आपको उस समय के दृश्य को आज से जोड़कर दिखाऊं ताकि आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो इस सब्जेक्ट में, ठीक, बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, अगर आप समझेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, ठीक। शिशुनाग वंश है आपका, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे, ये 600 बीसी की मैंने बात बताई आपको, महाजनपद के टाइम की बात, उसका और मौर्य साम्राज्य का आपस में लेन देन था, और जो आपका दार्शनिक बेचैनी है वो तो लिटरेचर पर्पस से था, समाज में चेंजमेंट के लिए, लेकिन अगर साम्राज्य की बात करें तो महाजनपद की बात सीधे ही आप मौर्य काल को देख रहे हो। बताते हैं नंद जब राजवंश आया के समय ही क्या हुआ, मगध का वास्तविक विस्तार हुआ, मगध का वास्तविक विस्तार हुआ, ओके, नंद राजवंश के समय मगध का वास्तविक विस्तार हुआ, और जो आपका घनानंद था, घनानंद के टाइम तक अगर देखें, सीमा जो थी
सीमा विस्तार जो था वो आपका पंजाब जो कि आपका क्या है, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र, पंजाब को क्या पार कर चुकी थी या क्रॉस कर चुकी थी। ओके ठीक है। अब देखिए दक्षिण में जो उनका साम्राज्य, दक्षिण में जो साम्राज्य था वो जो है आपका गोदावरी नदी तक क्या था, पहुंच गया था। ठीक है, यहां गोदावरी नदी के किनारे नंददेहरा लिख लीजिए, नंददेहरा नामक गांव बसाया। गोदावरी नदी के तट पर या किनारे इन्होंने नंददेहरा नामक गांव बसाया, यानी कि दक्षिण में ये गोदावरी नदी तक पहुंच गए, अपना बाकायदा गांव बसा दिया है। और अगर देखा जाए तो इधर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पंजाब, पूरा अगर मैप आप देखोगे, ठीक, इधर छोड़ दो, इस टाइप से इसे कर दो, ठीक। तो अगर इस टाइप से है तो जो आपको पंजाब क्षेत्र है वो इधर है, तो इस बाउंड्री को ये लोग क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि इधर तो आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो तो गुजरात है और इधर लगभग राजस्थान है, इस टाइप से। तो ये वाला जो क्षेत्र है इधर वाला जो क्षेत्र है पंजाब का, यहाँ इसको ये क्रॉस कर चुके हैं। इधर आपका गोदावरी नदी है तो नीचे देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ ये लोग नंददेहरा नामक गांव बसा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये लोग यहाँ पर इधर इनका क्या है, कब्जा हो चुका है। देखिए रियल जो इसका विस्तार जो आप देख रहे हैं वो मगध का कहाँ है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। मगध कहाँ है, बिहार का क्षेत्र था, यहाँ पर बिहार, तो इसका अब यहाँ तक चला गया और इधर उत्तर पश्चिम यानी कि पंजाब को ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, देख लीजिए मैप। अब बता रहे हैं कि इन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए, लोक कल्याणकारी कार्य भी किए, जैसे देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, सर्वप्रथम क्या बनाया, सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या बनाई, सड़कें बनाई है। सर्वप्रथम इन्होंने सड़कें बनाई है, लिख लीजिए, सर्वप्रथम इन्होंने ही सिंचाई के लिए नहरें बनाई है। सिंचाई हेतु क्या है, नहरें लोग सर्वप्रथम बना रहे हैं। देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आप सड़क देख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, वो नंद वंश से आ रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि शेरशाह सूरी आपको मध्य भारत में जो मिलता है, शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड बनाया, आपका यही जीटी रोड जाती है कल्याणपुर वाली, तो ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने जरूर किया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें सड़क बनानी चाहिए ताकि हमारा ट्रेड डेवलपमेंट हो, एक व्यापार मेंटेनेंस हो, लोगों का आवागमन सही से हो, रास्ते में कोई भी बाधा या खलल ना पड़े, डाकू वगैरह क्योंकि ऊटपटांग रास्ता होता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको आज भी अगर गड़बड़ रास्ता है, रात बिरात है, तो आप वहां से निकलने में आपको दिक्कत भी रहेगी और एक चिंता रहेगी कि कहीं जानवर या कोई भी डाकू वगैरह इस टाइप से लोग ना मिल जाए जो आपको लूट ले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है आपका, ये सड़कें वो लोग बना रहे हैं, वो लोग नहरें बना रहे हैं। तो देखिए नहर बनाने का मतलब क्या हुआ, एक कृषि पर भी वो ध्यान दे रहे हैं, खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं, और सड़कें आपके व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं एक तरीके से। अब बता रहे हैं इन्होंने दार्शनिक आधार पर, या इन्होंने देखे तो बांट एंड माप भी ये लोग बनवा रहे हैं। अब देखिए व्यापार के लिए क्या क्या है, बांट और माप भी ये लोग बनवा रहे हैं। लोहे के ये लोग बांट और माप बनवा रहे हैं, यानी कि इतना ये लोग उस समय इस लेवल का कार्य कर रहे हैं, जहां पर आपने पहले देखा था
कि 600 बीसी के पहले सब कुछ क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम था आपका, जो एक तरीके से बोलते हैं वस्तु विनिमय था। तो उसकी जगह पर फिर महाजनपद जब आए हैं तो वहां पर आपका एक तरीके का व्यापार हुआ, लेकिन इन्होंने बांट और माप की व्यवस्था कर दी कि अगर आप कोई भी चीज देते हो तो उसको तौल के दो। उसका क्लियर एक तरीके से इंडिकेशन है, आप देख सकते हो इकोनॉमी पर भी इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। ओके, अब देखिए इतना मैंने आपको बता दिया, अब स्टार्ट होती है आपकी स्टोरी। इसलिए इतना कुछ बताना मुझे पड़ा ताकि अब आप जो आगे की स्टोरी है उसको क्लियर समझ सको, उसमें कोई डाउट ना हो, और आगे चलकर किसी भी काम में आपको ये ना करना पड़े कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या चेंज हो रहा है, आखिरकार क्यों ये सब हो रही है घटनाएं, आखिर क्या रीजन था। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं, अब कैरेक्टर आपका आ रहा है कौन, घनानंद। पूरी स्टोरी यही शुरू होती है, घनानंद और इधर बैठे हैं आपके चाणक्य। चाणक्य कौन, चाणक्य आप जान गए हो, चाणक्य इनका बचपन का नाम क्या था, या इनका नाम जो था और विष्णुगुप्त भी था, विष्णुगुप्त। ओके, तो ये दो लोग आ रहे हैं और यही पूरी स्टोरी का पूरा केंद्र बनाएंगे। ये घनानंद है। अब ये देखिए घनानंद उस वंश का उस समय राजा है, कहां था, मगध राजा है उस टाइम, मगध राजा है। तो ये क्या करता है, इसकी कहानी ये मिलती है कि जो मगध का राजा है इधर चाणक्य, और चाणक्य के जो पिता हैं, के पिता जो है उनका नाम है चाणक्य, ऋषि चाणक्य, और ये क्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। चाणक्य जो है ये तक्षशिला, जो आपका यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, जो शिक्षा का केंद्र था, वहां से क्या है, शिक्षित है, शिक्षित, अब वही पढ़ाने भी लगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए होता ये है कि घनानंद जो है ये क्या करते हैं, एक ब्राह्मण भोज का आयोजन करते हैं। अब कहानी सुनिएगा ध्यान से, ये आपके घनानंद एक ब्राह्मण भोज का आयोजन करते हैं, तो उसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो जब ब्राह्मणों को भोज पर बुलाया जाता है राज्य में, तो क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं चाणक्य के, चाणक्य, ऋषि चाणक्य, ये भी गए होते हैं भोज में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो चाणक्य है ये देखने में बहुत बदसूरत है, ऐसा कहानी मिलता है। ठीक है, ये देखने में बहुत बदसूरत है, लगते ही नहीं थे कि ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति आपको बिल्कुल नॉर्मल मिल जाएगा और वो अच्छा खासा एक अधिकारी निकलता है, यानी कि सकल सूरत उसकी, उसके सकल सूरत उसके पद का बयान नहीं करती। कई बार आपने देखा होगा इस टाइप के लोग कि बिल्कुल वो पागलों जैसा बैठा हो, और बाद में अगर पूछो तो पढ़ाई नहीं कर रखा है कि वो, आपको लगेगा नहीं कि यार इतना तुम पढ़े लिखे हो या ये करते हो, लग ही नहीं रहा तुम्हारा। तो होते हैं कुछ लोग, किसी को नहीं पसंद होता दिखावा। तो चाणक्य भी उसी तरीके से ज्यादा मेकअप और सब नहीं करते थे, तो अपना नॉर्मल थे, भोजन में बुलाया, भोज पे बाकायदे बुलाया गया, तो ये चले गए अन्य ब्राह्मणों के साथ में। तो वहां पर ये घनानंद जो थे यही ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे। ओके, तो वहां पर होता ये कि जब घनानंद जो है आपके चाणक्य के पास जाते हैं खाना इनको खिलाने के लिए, तो देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो शक्ल सूरत थी उसको आप सीधे सीधे अगर बोलो एक लाइन में तो बदसूरत ही थी। अब आप सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति कितना, जैसे काला अशोक के विषय मैंने बताया कि काला अशोक जो था, जो शिशुनाग वंश का था, भी मैंने बताया, तो वो भी क्या था कि देखने में बहुत बदसूरत था, इतना बदसूरत था कि उसकी जो वाइफ थी काला अशोक की, वो इसको देखना भी, मतलब कि काला अशोक को देखना भी नहीं पसंद करती थी। देखिए इतना बदसूरत बाकायदे था वो। तो इसी वजह से उसकी वाइफ जो है उसके नाई के साथ संबंध बनाती है, यानी कि नाई को एक बार मतलब कि उससे रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन हम अपने जो पति एक्चुअली में उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि देखने में बड़ा बुरा लग रहा, फीलिंग ही नहीं आ रही है इस तरीके से मुझे। तो सेम वही था कि ऐसे बदसूरत थे कि जैसे घराने ने देखा तो ब्राह्मण तो क्या, एक कोने वो खिसिया गए उनको देख के,
यार कैसा ये व्यक्ति कौन है जो ब्राह्मण बन के यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो एक मंत्री था, इनका घनानंद का जो मंत्री था उसका नाम था शकटाह। शकटाह, ओके, यही लाया था सारे ब्राह्मणों को। तो वो क्या करते हैं कि इसी को लगाने लगते हैं अपने मंत्री को कि कैसा तुम ब्राह्मण उठा के ले आए हो। तो जब ये बात भला बुरा मतलब बोल अलग रहे थे, उनके मुंह पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब ये चाँद देख लेता है, धीरे से सुन लेता है कि ये बताओ मुझे गाली वगैरह दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सीधे उठ के इन्हीं को गरियाने लगता है। किसको? घनानंद को। सीधे सीधे घनानंद को गरियाने लगता है। तो होता ये है कि चूंकि ब्राह्मण उस समय क्या थे कि लोग बड़ी बड़ी चोटियां रखते थे, आज भी रखते हैं बाकायदे, लेकिन वो चीज नहीं थी। पहले लोग क्या थे कि चुटिया जब रखते थे तो फिर सारे बाल उनके होते नहीं थे, सिर्फ छोटी छोटी होती थी एक बीच से। तो वो चोटी पकड़ के इनकी, यही राजा यानी कि जो घनानंद है अपने सैनिकों अपने लोगों से इनकी चोटी पकड़ करके साम्राज्य के बाहर फेंकवा देता है। जब ये भला बुरा कहते हैं किसको? घनानंद को, उसके साम्राज्य को। तो जब इसको बाहर फेंकवा देता है तो यहाँ तक तो इनके पिता ने आग लगा दी, इतनी तो हो गई, अब आप समझ लीजिए। तब चाणक्य जब आते हैं तो चाणक्य इनके साम्राज्य के बाहर खड़े होकर के प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं नंद वंश का, घनानंद का नहीं, जब तक मैं नंद वंश का पूरा साम्राज्य समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी जो चोटी है उसको नहीं बांधूंगा। या बोलूं इस तरीके से, मतलब कि बाकायदे अपनी चोटी क्या करते थे, वो बांध लेते हैं, की कसम खाते हैं, चोटी पकड़ के अपनी बांध लेते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं घनानंद या पूरा नंद वंश का साम्राज्य समाप्त नहीं करवा दूंगा या कर दूंगा तब तक मैं अपनी बंधी हुई चोटी खोलूंगा नहीं, क्योंकि चोटी सबकी थी। तो चोटी ब्राह्मणों की निशानी हुआ करती थी, उसी का प्रतीक आज आप देखते हो। ओके, तो ये जो चाणक्य है, फिर चाणक्य अपने पिता का जो एक तरीके से क्या होता है, पिता के अपमान का बदला, आपको मान का बदला ही मौर्य साम्राज्य का उदय करता है। मौर्य साम्राज्य का उदय करता है, लिख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने स्टोरी आपको बता दी है कि मौर्य साम्राज्य का उदय क्यों होगा, किन परिस्थितियों में होगा। तो वो एक ही चीज थी, वो चाणक्य की क्या थी, शपथ थी, जो प्रतिज्ञा थी उन्होंने ली थी। और क्यों? क्योंकि वो नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे, जिस वजह से ही चाणक्य जो है वो मौर्य साम्राज्य में, मतलब मौर्यों का बेटा देखते हैं, यानी कि वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्यों कह रहे हैं, उनको और भी कुछ कहा गया है, तो वो स्टोरी मैं बताऊंगा। फिलहाल जो मेन रीजन था मौर्य साम्राज्य बनने का, कहीं ना कहीं वो चाणक्य की शपथ का ही परिणाम था, क्योंकि उन्हें बदला लेना था। अब वो मौर्य ना होते कोई और होता, मान लीजिए, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य में उनको वो क्वालिटी दिख गई। अगर कोई व्यक्ति दूसरा होता जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से अच्छी क्वालिटी होती तो वो किसी और वंश का भी हो सकता था, ठीक। तो ये पूरा आपका एक स्टोरी है घनानंद और चाणक्य के बीच की, पर्सनल। ओके, एक ये कहानी भी। अब देखिए चाणक्य के विषय में, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उनके विषय में बताते ये कि एक बात देखिए कॉमन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, लिख लीजिए इसको, इसका मैं सारी बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य वो एक क्या है, साधारण बालक, यानी कि कॉमन बॉय है। तो पहली बात बॉय, लिख लीजिए इसको, साधारण लड़का है, पहली बात तो ये है। और वो शाही घराने से नहीं है, शाही घराने से नहीं है। अब इनके बारे में 3-4 स्टोरी हैं, कहानियां हैं, जिसमें मैं एक तो कहानी आपको बताता हूँ कि बताते ये कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, तो बताते हैं इनके जो माता पिता थे वो मोरों का पालन करते थे। आप समझिएगा, मोर, क्योंकि प्राचीन भारत में क्या होता है कि भारत से जो कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई,
और अन्य जो जानवर थे जिसमें मोर भी थे, तो उनका आयात खास तौर से निर्यात होता था। क्योंकि जहां पर मान लीजिए, जहां पर आज भी आपने देखा कि अभी पिछले महीने जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में आपने भी देखा है कि किस तरीके से उन्होंने टाइगर, ओके, किस तरीके से टाइगर की इस्टेब्लिशमेंट कराई है नामीबिया से। ये आपने घटना देखी है। तो सेम यही प्रोसेस एंशिएंट हमारे भारत में भी होती थी कि जिन क्षेत्रों में मान लीजिए डाइवर्सिटी नहीं है सही से, कि जहां पर जानवर वगैरह नहीं है, जैसे मॉरिशस का आपने नाम सुना होगा, तो जो मॉरिशस था उसमें भी एक टाइम पर एक भी जीव जंतु नहीं था। तो वहां पर भी क्या हुआ था कि अन्य देशों से, अन्य क्षेत्रों से वहां पर जानवर लाए गए थे, फिर वहां पर एक डाइवर्सिटी क्रिएट की गई थी। तो सेम यही प्रोसेस था। इसके माता पिता मोर पालन करते थे और मोरों का निर्यात करते थे। तो मोरों के निर्यात की वजह से ये लोग मौर्य कहलाए। और उन्हीं का लड़का क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय हर व्यक्ति, मतलब कि लगभग एंशिएंट भारत में अच्छा खासा जीव जंतुओं का निर्यात होता था। तो जिसमें से कुत्ते बिल्ली ये सब बेच रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो उन्हीं में से एक मोर का भी निर्यात हो रहा था। तो वही जो मौर्य है, उनके चूंकि मोरों का कर्म से जुड़िए, तो मोरों का जो निर्यात है और उन्हीं से ही आपका मौर्य नाम पड़ रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य में जो चाणक्य है, एक पॉजिटिव वेव्स देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, उनमें एक ऐसे संकेत देखते हैं कि उन्हें लगता है कि इनमें एक विलक्षण प्रतिभा है, जिस वजह से वो जो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला ले आते हैं। कौन? चाणक्य। और तभी चंद्रगुप्त मौर्य फिर आगे चल करके आपने देखा कि एक मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। एक कहानी तो ये है। अच्छा, हाँ, देखिए दूसरी कहानी जो मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक तो कहानी है, एक मुरा नाम की एक कहानी है। देखिए बताते हैं जो घनानंद था राजा, एक कहानी देखिए ये भी घनानंद है, इसकी रखेल, रखेल मतलब कि जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई। और आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जिसको राजा के सामने कोई अधिकार नहीं। घनानंद नंद, ठीक, यानी कि रखेल। देखिए लोग आज भी लिव इन रिलेशन में हैं, अच्छे खासे शादी से पहले लिव इन रिलेशन को करते हैं। वो सरकार पूरी देश दुनिया छूट दी है। रखेल वो हो गई जिसके साथ राजा जो संबंध बना रहा है, बट रखेल, रखेल मतलब इस तरीके समझिए कि जिसके अपने कोई राइट्स नहीं, राजा जब चाहेगा इनको बुला ले। और जो आज जो लड़के लड़कियां जो अपना शादी से पहले जो लिव इन करते हैं, तो उनका एक अपना, दोनों का बाकायदे पूर्ण अधिकार है, मना करने का भी और ना मना करने का भी। तो रखेल यही होता है कि आपको क्या है, राजा अपने शौक पूरा करने के लिए रखेल पहले रखते थे, दासी टाइप, ये समझ लीजिए। दासियां भी एक तरीके से क्या थी, रखेल ही थी। तो उसमें से एक मुरा नाम की रखेल थी, इसका नाम क्या था, मुरा। तो इसके साथ जब ये संबंध बनाते हैं तो इसकी संतान हो जाती है। संतान जब होती है तो बड़ी वो इंटेलेक्चुअल होती है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल एक अलग ही लेवल का होता है। तो जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य मुरा होता है, तो उसी से चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं कहानी में, चंद्रगुप्त मौर्य नाम पड़ा। ओके, अब चूंकि ये साधारण महिला है, तो ये क्या करता है, इसे लगता है कि ऐसा ना हो, चूंकि ये बहुत ही होशियार आदमी, मतलब बच्चा पैदा हो गया है और इसके अपने भी तो थे ही बच्चे, तो इसे लगा आगे चल करके कहीं प्रॉपर्टी में, जो आज हो रहा है, प्रॉपर्टी में कहीं अधिकार ना मांगने लगे, तो ये क्या करता है, इसको, इन दोनों को बहुत दूर भेज देता है, अलग कर देता है। तो उसी से ही कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, मुरा नाम से मौर्य पड़ा। एक कहानी ये मिलती है। एक कहानी हमने आपको बता दी कि मोर का पालन होता था, तो वहां से मौर्य बन रहा। एक कहानी और है जिसमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका लालन पालन जब ये पैदा हुआ था, तो इसके जो माता पिता थे वो खत्म हो गए थे। देखिए तीसरी कहानी बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य था, जब ये पैदा हुआ तो उसके माता पिता खत्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका लालन पालन कौन कर रहा है, वो इनके मामा कर रहे हैं, सगे मामा। अच्छा, सगे मामा इनका लालन पालन कर रहे हैं। तो होता ये है कि जो ये है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक,
चंद्रगुप्त मौर्य क्या है कि इनका मामा इनका लालन पालन कर रहे हैं, तो ये होता है कि जंगल में होते खेल रहे होते हैं, तो जंगल में जब ये खेल रहे होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कई कई बच्चों के साथ में खेल रहे हैं बचपन में, तो ये देखते हैं कि एक टीले पर एक लड़का बैठा हुआ है जो राजा बना हुआ है, जो न्यायाधीश बना हुआ है, और बच्चे जो है प्रजा बने हुए हैं, और उनका ये क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है, उनको ये न्याय दे रहा है ये लड़का। तो इनको ये लगा कि यार जो बच्चा अभी से लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है, यानी कि अन्य बच्चों में ऐसी क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये बचपन से ही एक लीडरशिप क्वालिटी है, एक नेता बनने की प्रवृत्ति है, एक राजा बनने की इसकी एक विलक्षण क्षमता है। इस विलक्षण क्षमता को देख करके ही वो क्या करता है, 1000 मुद्राओं में, कौन, यही आपका चाणक्य जो है, वो 1000 मुद्राओं में, 1000 मुद्राओं में इसके मामा से क्या करता है, इसके मामा से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है, और उसके बाद क्या होता है, इसको तक्षशिला अपने यहाँ लेकर चला जाता है, पेशावर पाकिस्तान। अब क्लियर हो गया, 3 कहानियां मैंने आपको बताई है, मुरा वाली कहानी बताई है, एक मोर वाली कहानी बताई है, एक मामा वाली कहानी बताई। आपने मामा वाली कहानी जो है टीवी में देखा होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य एक नाटक आया था, टीवी सीरियल, इसमें आया था शायद एनडीटीवी इमेजिन, इस तरीके से कोई चैनल था, उस टाइम आया था। चंद्रगुप्त मौर्य काफी फेमस हुआ था, चाणक्य का रोल, तो उसमें मामा का ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था कि किस तरीके से बच्चा जंगल में खेल रहा है, और वो मामा ना होकर के वो उनका लालन पालन कर रहा था, उनके साथ सभी साथ दुर्व्यवहार कर रहा था एक तरीके से। तो टीवी में तो ये दिखाया गया, लेकिन रियल बात ये है कि मामा लालन पालन कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना तो लड़का है, तो जरूरी कुछ ना कुछ पैसे मिले, तो चूंकि इनमें विलक्षण क्षमता थी चंद्रगुप्त मौर्य में, तो इस वजह से चाणक्य इनको 1000 मुद्राओं में खरीद लेते हैं, और मामा अगर लालची ना होता तो क्यों बेचता, तो यानी कि मामा गड़बड़ में था। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए, ये हो गया मौर्य काल आपका 320 बीसी से 185 बीसी में धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कुल मिलाकर के कुल मिलाकर के जो चाणक्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ कहां ले जा रहे हैं, तक्षशिला ले गए, और वहां पर मिलकर पढ़ाना लिखाना सब देख रहे हैं, एक तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये घटना अब तक्षशिला में स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको 2 केंद्र बताए थे पहले भी, कि फर्स्ट जो केंद्र होगा वो आपका क्या है, मगध होगा, जहां पर अभी बवाल हुआ, चाणक्य ने कसम खाई। और अब ये कहां आ गए, तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान में, किसको लेकर के, चंद्रगुप्त को मौर्य को लेकर के। तो कहां पर, अगर ये भारत है, ऐसे समझ लीजिए, हैं, तो इस टाइप से अगर भारत है, तो इधर चंद्रगुप्त मौर्य छा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है इधर, और इधर आपका नंदवंश डेवलपमेंट है। वैसे तो देखा जाए तो इधर इधर भी है, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो नंदवंश यहीं पर इनका सेंटर है, यहीं पर इनकी मेन राजधानी है। ओके, तो यहाँ से यहाँ का अब युद्ध होगा धीरे से, और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे नंदवंश समाप्त होकर के धीरे से आपका मौर्य वंश वहां पर आ जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए, इसमें एक कैरेक्टर और आता है, उसके बाद चरित्र जिसको बोलते हैं कैरेक्टर, एक है पर्वतक। पर्वतक पर्वतक जिसको क्या कहते हैं, पोरस भी कहते हैं। पोरस ये कहाँ का राजा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, वहां पर ये क्या है, राजा है, जिसको क्या कहा गया, हिमाचल प्रदेश को कैकेय का ये राजा है। अब देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में अलग बोलबाला है इसका, अच्छा खासा राजा है, बहुत ही अच्छी इसकी सेना है। अब एक कैरेक्टर आता है आम्बिक, देखते जाइए, कैरेक्टर है, इन्हीं से कहानी पूरी। अब आगे जो होगा, आम्बिक राजा आम्बिक है, ये आपका तक्षशिला का राजा है, तक्षशिला का क्या है, राजा है। पोरस कहाँ का है, कैकेय का राजा है। पोरस यानी कि कैकेय यानी कि हिमाचल प्रदेश।
तो तक्षशिला का राजा कौन है? आपका अंबिक है। अब तीसरा जो कैरेक्टर है वो आता है आपका सिकंदर और अलेक्जेंडर। ये थर्ड कैरेक्टर है आपका। ये आपका मैसिडोनिया का राजा है। ओके, और इसका जो सपना है वो इसको विश्व विजेता बनना है। ये इसकी क्वालिटी है। हिम्मत देखो इसकी, भला ये जीत नहीं पाया, बनना है। ठीक है, यानी कि ये भले ही विश्व पर राज नहीं कर पाया लेकिन सपना में दम थी इसने कोशिश की थी। लोग बोलते हैं कि तुम सिकंदर हो, जिससे बोलचाल में बहुत बड़ा सिकंदर अपने को समझ रहे हो ना, बहुत बड़े तुम सिकंदर हो, ये फलाने सिकंदर है। तो सिकंदर क्यों बोला जाता मुझे नहीं पता, लेकिन सिकंदर जो था, क्या उसने किसी भी दुनिया में, फिलहाल जितना मुझे नॉलेज है, जितना जो आता है लिख के, उसमें बताया गया कि सिकंदर ने कुछ खास जीतें नहीं की थी। भारत में पर्वतक से भी युद्ध जब करता है तो इसका दिमाग खराब हो गया था। उसने सोचा था ये तो छोटा मोटा राजा है, लेकिन इससे जब लड़ाई इसने की थी सिकंदर ने, तो इसका दिमाग इतना हिल जाता है कि यार जब ये इतना छोटा राजा हो गया, इस लेवल का लड़ाई कर सकता, तो आगे क्या होगा। तो आगे फिर ये लड़ने से बचने लगा था, और 2-3 लड़ाइयों के बाद ये फिर धीरे से भारत से निकल गया था 2-2.5 साल में, और निकल करके फिर 20 में सेना ने इसको मार दिया था, सेना किसी व्यक्ति ने मारा था। तो कुल मिलाकर के सिकंदर जो है, जो लोग बोलते हैं कि सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट सिकंदर, दुनिया की बातें, फिलहाल सिकंदर था नहीं ऐसा जैसा लिखा हुआ है। उससे बड़े तो हम लोग क्या होंगे, समुद्रगुप्त अभी आप देखेंगे, जब मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं मध्य भारत में, तो जब गुप्त वंश आता है, तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त जब आते हैं, तो इनका एक जबरदस्त साम्राज्य होता है, और ये अपने जीवन में कभी किसी से नहीं हारते। इसको बोलते हैं असली शासक। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग जब आएंगे तो ये हारते ही नहीं किसी से, बिना गद्दी छोड़े। इनका साम्राज्य बढ़ता ही जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी। तो ये और बड़े अच्छा स्वभाव का था चंद्रगुप्त मौर्य। तो कुल मिलाकर के जो बात है, सिकंदर को जो लोग महान बोलते हैं, उनका मैं डाउट हटा दूं, ये महान नहीं था, ये नॉर्मल से छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ा था, और उतने में ये ढेर हो गया था। ठीक, तो मैसिडोनियन राजा है आपका विश्व विजेता, ये बनना चाहता है, यानी कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। ये विदेशी आक्रमणकारी है, तो जानेंगे। अच्छा, ये सेकंड विदेशी आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी था भारत पे। सेकंड विदेशी आक्रमण था। फर्स्ट विदेशी आक्रमण देखा जाए भारत पे, आक्रमण भारत में हुआ था कहाँ, कि डेरियस फर्स्ट ने किया था। डेरियस फर्स्ट ने किया था। कहाँ पे? फर्स्ट विदेशी आक्रमण आपका डेरियस फर्स्ट ने किया था, और जो कि ये पर्शिया का था शासक, पर्शिया और ईरान, पर्शिया या ईरान का शासक था, ऐसे समझ लीजिए। इसको ईरान हो गया, ये इसी को पारस भी बोलते हैं, फारस होगा। ठीक है, फिलहाल आप ये देख दीजिए, पर्शिया ईरान, पर्शिया फारस का इसको बोल सकते हो आप। ठीक, तो डेरियस है जो आपका प्रथम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत में प्रथम आक्रमण विदेशी कब हुआ था, तो किसने किया था? डेरियस फर्स्ट में। ऑप्शन होगा आपको डेरियस फर्स्ट में, अगर वहां दोनों दिए हो, डेरियस फर्स्ट और सिकंदर, तो उसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका यही सही होगा। अगर कोई नहीं देता और सिकंदर दिया है तो वो सेकंड हो जाएगा। ठीक, सेकंड लेकिन फर्स्ट अन्य की तुलना में। तो ये 3 कैरेक्टर है आपके, एक पर्वतक आएंगे, ये अंबिक आएंगे, और ये आपका सिकंदर महान। इसी ने आग लगाई थी, और ये आग जो है आगे चल करके पूर्ण ज्वाला बन जाती है। अच्छा, इसकी जो अटैक इसने किया था वो 512 बीसी में किया था। ओके, ये और लिख लो, कितना आपको मैंने बता दिया। मैंने अब देखिए जो बात है, कुल मिला के मैंने आपको 3 कैरेक्टर क्या क्या बता दिया है। मैंने आपको कहानी बताई किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य तक पहुंचे, और फिर किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, कहां पर? तक्षशिला, पेशावर, पाकिस्तान में। कैसे चाणक्य और घनानंद की आपस में बहस हुई, आपस में गाली गलौज हुई, और जो घनानंद है
वो किस तरीके से चाणक्य को साम्राज्य के बाहर भगवा देता है, और इसी का बदला लेने के लिए चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त एक शपथ लेते हैं, और उसी शपथ के तहत चंद्रगुप्त मौर्य आ रहे हैं, और उसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को वो उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जब आ जाएंगे कंप्लीट फुल फॉर्म में, तब कैसे वो साम्राज्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि नंद वंश एक अच्छा खासा वंश है, उसका मैंने आपको विस्तार बता दिया है कि मगध यानी कि पटना ये वाले रीजन तो है, इसके बाद पंजाब तक भी पहुंच चुके हैं, दक्षिण में गोदावरी नदी तक भी पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर के नंद वंश एक बड़ा राजवंश है, राज्य क्षेत्र है उनका, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।